नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आयोजित आज की इस वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की वर्चुअल क्लास में हमारे अध्ययन का विषय है निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन के विविध पहलुओं से परिचित हो सकेंगे। हिंदी निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अवदान का मूल्यांकन कर सकेंगे। साथ ही आचार्य शुक्ल के निबंधों के विविध प्रकारों का अध्ययन कर सकेंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन भी कर सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार, समीक्षक और इतिहासकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की साधना स्थली काशी रही है, वही काशी जिसने हिंदी साहित्य में हमें कबीर, तुलसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल जैसे हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार प्रदान किए। 20वीं शताब्दी में शिक्षा, साहित्य, धर्म और संस्कृति सभी आयातित हो रहे थे। विदेशी शासन ने उन्हें बढ़ावा मिल रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति में किसी एक साहित्यकार या किसी एक विधा के माध्यम से संस्कृति की सुरक्षा कर पाना असंभव था। ऐसे में तत्कालीन साहित्यकारों में मुख्यतः कथाकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद्र, कवि व नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद व समीक्षक तथा निबंधकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आगे बढ़कर उस युग का प्रतिनिधित्व किया। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक, इतिहासकार, समालोचक, अनुवादक, कवि और निबंधकार के रूप में परिचित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। 9 वर्ष की आयु में ही इनकी माताजी का देहावसान हो गया। इस तथ्य से हम सभी भली भांति परिचित हैं कि विमाता का प्यार कैसा होता है। अल्प आयु में ही मातृ प्रेम से वंचित और विमाता के द्वारा दिए गए यातनाओं के कारण यह बालक समय से पूर्व ही परिपक्व व्यक्तित्व वाला बन गया। पढ़ाई में इच्छा रखने वाले शुक्ल जी को अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त नहीं हो सका। उन्होंने मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से सन 1901 में फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। शुक्ल जी के पिताजी चाहते थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कचहरी में जाकर दफ्तर का कार्य सीखें, लेकिन शुक्ल जी उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते थे। उनके पिताजी ने उन्हें वकालत की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद भेजा, परंतु उनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। अतः परिणाम यह हुआ कि वे उसमें अनुत्तीर्ण रह गए। तत्पश्चात शुक्ल जी के पिताजी ने उन्हें नायाब तहसीलदारी की जगह दिलाने का प्रयास किया, लेकिन स्वाभिमानी प्रकृति के कारण शुक्ल जी के लिए यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने आनंद कादम्बिनी और नागरी प्रचारणी सभा के संपादक के रूप में कुछ समय तक कार्य किया। तत्पश्चात बाबू श्याम सुंदर दास जी के मृत्यु के उपरांत जीवन के अंतिम समय तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के रूप में विराजमान रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी निबंध हैं वे सभी चिंतामणि में संग्रहित हैं। हम सभी जानते हैं कि साहित्य में गद्य और पद्य का प्रचलन आदिकाल से ही चलता चला आया है। पद्य का संबंध जहाँ हृदय की रागात्मिका वृत्ति से है, वहीं गद्य उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, रेखाचित्र आदि विविध विधाओं में विभक्त होकर विचारात्मक प्रवृत्ति को प्रकट करने का सशक्त माध्यम बना, जिस कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर संबोधित किया और गद्यम कविनाम निकषम वदंती के आधार पर स्पष्ट किया कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है
तो निबंध गद्य की कसौटी है जिसमें भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निहित है। हिंदी में निबंध यद्यपि भारतेंदु युग की देन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में परिनिष्ठित गद्य का प्रवर्तन किया और सही अर्थों में हिंदी निबंध को एक स्वरूप प्रदान करते हुए हिंदी निबंध के प्रवर्तक के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने साहित्य और समाज में एक विराट आंदोलन का सूत्रपात किया। भारतेंदु जी के तिरोहित होने के पश्चात हिंदी जगत का नेतृत्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला। यद्यपि भारतेंदु युग के लेखक द्विवेदी युग में भी अपना साहित्य सृजन कर रहे थे, लेखन कार्य कर रहे थे, लेकिन द्विवेदी युग में भाषा के परिष्कार पर विशेष बल दिया गया। द्विवेदी जी ने उस युग की प्रचलित पत्रिका सरस्वती के माध्यम से भाषा के परिष्करण का बीजा उठाते हुए भाषा के तत्सम रूप को प्रधानता प्रदान की, जिस कारण इस युग में भाषा की प्रौढ़ता के साथ निबंधों का विषय क्षेत्र भी व्यापक हुआ। स्वयं द्विवेदी जी इस युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। इस युग के अन्य निबंधकारों में बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह विशेष उल्लेखनीय हैं। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसी युग की उपज हैं। निबंध के क्षेत्र में इस युग की विशेष उपलब्धियों का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो निबंध के क्षेत्र में भारतेंदु युग के पश्चात शुक्ल युग का स्थान ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंधों के विषयों की गंभीरता को अंतर्भेदी दृष्टि के साथ देखा और उस अंतर्भेदी दृष्टि के साथ देखते हुए उन्होंने उसमें एक गंभीर और मर्यादित आत्मव्यंजना की सृष्टि की। विषय की गंभीरता और आत्मव्यंजना की इस यौगिक शक्ति ने हिंदी निबंध साहित्य को एक ऐसा ठोस आधार, एक ऐसा ठोस धरातल प्रदान किया जिस पर प्रौढ़ साहित्य सृष्टा निबंधों की रचना हुई। इस संदर्भ में डॉक्टर सुधाकर पांडे अपने हिंदी साहित्य चिंतन नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध आधुनिक हिंदी साहित्य में वही गौरव रखते हैं जो गौरव प्रसाद जी के नाटक और काव्य तथा प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का है। शुक्ल जी हिंदी में विचारात्मक निबंध साहित्य के अनन्य सृष्टा हैं। वे एक मनोवैज्ञानिक ही नहीं हैं, अपितु शुद्ध और साहित्यिक निबंधकार हैं। जब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों की, उसमें निहित विचारों की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सभी निबंधों को समझने के लिए उसे 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है और उन 3 भागों में वर्गीकृत करके उसका अध्ययन किया जा सकता है। वह वर्गीकरण जिसमें कि हम उनके निबंधों को बांट सकते हैं वह है वैचारिक निबंध, सैद्धांतिक निबंध और व्यावहारिक निबंध। यद्यपि आचार्य शुक्ल जी के सभी निबंध विचार प्रधान हैं, जिनमें लेखक के मन की भावुकता भी निहित है, परंतु उपरोक्त वर्गीकरण का जो मूल आधार है, जो मूल कारण है, वह यह है कि जहां उनके मनोविकार संबंधी निबंधों में विचारों की प्रधानता है, वहीं सिद्धांत रूपक निबंध साहित्य शास्त्र विषयक मूल्यों पर वैज्ञानिक पद्धति से रचित है या फिर वैचारिक पद्धति से उनमें सिद्धांतों की मान्यता स्थापित की गई है। और इसके साथ व्यावहारिक निबंधों में कृति और कृतिकार का उक्त सिद्धांतों पर मूल्यांकन करने का समुचित प्रयास किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए सभी निबंध चिंतामणि भाग 1 व भाग 2 में संकलित हैं। कालांतर में डॉक्टर नामवर सिंह ने आचार्य शुक्ल जी के कुछ अन्य निबंधों को खोजकर उन्हें चिंतामणि भाग 3 में संपादित किया। चिंतामणि के पहले भाग में संकलित सभी निबंध भाव और मनोविचार की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, जो सन 1912 से लेकर 1918 ईस्वी तक नागरी प्रचारणी पत्रिका में मनोविकारों का विकास नामक शीर्षक से धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो चुके थे
और सन 1930 में इन्हीं निबंधों का संग्रह विचार वीथी के नाम से भी प्रकाशित हुआ था, जिसने आगे चलकर कुछ संशोधन और परिवर्धन के साथ चिंतामणि भाग 1 का रूप ग्रहण किया, जिसमें शुक्ल जी के भाव और मनोविकार से संबंधित कुल 10 निबंधों का संग्रह है, जिसमें उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या आदि प्रमुख हैं, जो कि ये सभी निबंध मनोविकार की पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं, जबकि तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, व्यावहारिक व काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद तथा रसात्मक बोध के विविध रूप उनके सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित निबंध हैं। जब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों की, उनके विचारों की, तो हम सभी पाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध कुछ विशेष मूल तत्वों पर आधारित हैं। उनके निबंधों की कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत में एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में स्थापित हैं। तो जब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों की, उनकी प्रवृत्ति की, उसमें निहित मूल तत्वों की, तो हम पाते हैं कि मौलिकता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का मूल तत्व है। यद्यपि विचारात्मक निबंधों में बौद्धिक पक्ष प्रधान होता है, वे साहित्य या शास्त्र के द्वारा पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं लिखे जाते, अपितु ये लेखक के अपने मस्तिष्क, अपने तर्क, अपने विश्लेषण और अपने विवेचन पर आधारित होते हैं। शुक्ल जी का स्पष्ट मत है कि निबंध में नए नए विचारों की एक ऐसी गंभीर उद्भावना होनी चाहिए जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े और निबंधगत गहन विचारधारा पाठक को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े। इसी के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन रचनाओं को निबंध की श्रेणी में नहीं गिनते जिनमें विचार श्रृंखला का प्रायः अभाव होता है। उन आचार्य शुक्ल जी की एक प्रचलित विचार परंपरा है, वह विचार परंपरा जिसमें मात्र पांडित्य प्रदर्शन के लिए कोई रचना नहीं लिखी जाती, अपितु विचारों को प्रतिपादित करने के लिए, किसी विषय को उसके गंभीरतापूर्वक विवेचन करने के लिए, विषय को पाठक तक पहुंचाने के लिए, समाज को एक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए रचना की जाती है। इस संदर्भ में शुक्ल जी का दृढ़ मत था कि वे स्वयं कहते हैं कि निबंध के प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई एक विचार खंड अवश्य होना चाहिए, जिसमें ना तो विचारों की श्रृंखला टूटनी चाहिए और ना ही विचार विषय से अलग होने चाहिए। यही कारण है कि शुक्ल जी के प्रत्येक निबंध व उन निबंधों के प्रत्येक वाक्यों में इसी विचार श्रृंखला का एक सुसंबद्ध निर्वहन किया गया है, जहां निबंधों में आया प्रत्येक विचार एक दूसरे से संबद्ध है। इसी कारण उनके प्रत्येक निबंध में विचारों की संगठन शक्ति दिखाई देती है, जो उनकी गूढ़ गुंफित विचार परंपरा का ही द्योतक है। शुक्ल जी गंभीर विचारधारा के पोषक थे, जिस कारण उनके विचारों का गांधीर्य, उनके व्यक्तित्व का गांधीर्य उनके निबंधों में भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। निबंध की रचना लेखक के अपने व्यक्तित्व की छाप के बिना असंभव है, जिस कारण शुक्ल जी के निबंधों में विचारों की श्रेष्ठता के साथ आदर्शवादिता, देश प्रेम, भावुकता, प्रकृति प्रेम, व्यक्तिगत रुचियां, मान्यताएं, सामाजिक दायित्व सभी पग पग पर इनकी स्पष्ट छाप हमको दिखाई पड़ती है, जिसमें विषय विवेचन की गंभीरता, हास्य, व्यंग्य, विनोद इनके निबंधों की मूल प्रवृत्ति के रूप में भी हमको दिखाई पड़ती हैं। जब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा शैली की, तब हम पाते हैं कि जिस प्रकार शुक्ल जी का व्यक्तित्व
गंभीर व प्रभावशाली था, उसी प्रकार उनकी भाषा व उनकी अभिव्यंजना शैली भी गंभीर एवं प्रभावशाली है। इनके निबंधों में सर्वत्र व्याख्या और विश्लेषण का चरम उत्कर्ष दिखलाई पड़ता है। भावों की समता और विषमता में उन्होंने समाज शैली का प्रयोग किया है। वस्तुतः आचार्य शुक्ल जी ने अपने विचारात्मक निबंधों के लिए प्रायः समाज शैली को अत्यंत उपयुक्त माना है, जिस कारण यथा स्थान उनके निबंधों में सूत्र शैली के भी दर्शन हम सबको दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही उनके निबंधों की भाषा उनके गंभीर विषयों एवं परिपक्व विचारों के अनुरूप ही अत्यंत प्रौढ़ एवं परिमार्जित है। इस संदर्भ में डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक जी का मत है कि शुक्ल जी के निबंधों की भाषा अत्यधिक प्रौढ़, तत्सम प्रधान और प्रांजल है। रचना के लिए भाव व्यंजक पदावली का जैसा सुंदर चयन शुक्ल जी ने किया है, वैसा हिंदी निबंध लेखकों में अन्यत्र नहीं मिलता। जब हम समग्र रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का मूल्यांकन करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, उनके विषयों को देखते हैं, उन विषयों के अंदर समाये हुए विचारों को देखते हैं, आदर्शवादिता को देखते हैं, तब हम पाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उच्च कोटि के विचारात्मक निबंधकार हैं। उन्होंने हिंदी में विचार प्रधान निबंधों की एक निश्चित और प्रौढ़ शैली की स्थापना की है। उन्होंने निबंध के लिए जिस भी विषय को आधार बनाया, उसे अत्यंत गंभीर और सूक्ष्म विश्लेषण व विवेचन के साथ प्रस्तुत किया, जिस कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हिंदी निबंध की कसौटी पर सर्वथा खरे उतरते हैं। और यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का अवदान है, आचार्य शुक्ल जी का अवदान है कि इनके निबंध आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में जाने जाते हैं और समय समय पर विभिन्न शोधों के माध्यम से सदैव नवीन तथ्यों का अन्वेषण हम सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, आज के इस अध्ययन में पाठ में हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन को जाना, उनके जीवन से जुड़े हुए विविध बिंदुओं का हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके साथ ही हिंदी निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के स्थान व उनके अवदान का मूल्यांकन किया और इसके साथ ही हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों में निहित मूल तत्वों व मूल प्रवृत्तियों को भी जाना और समझा। आज के पाठ के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वे इस प्रकार हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय व उनके निबंधों की मूल विशेषताओं को निरूपित कीजिए। हिंदी निबंध की कसौटी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध सफल हैं अथवा असफल, इस संदर्भ में तर्कशील विचार प्रस्तुत कीजिए। आगे के वक्तव्य में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।